नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के आकर्षण इस प्रकार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सहकारी समितियां किस प्रकार किसान भाइयों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, इस पर एक कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। कपास उत्पादन में कीर्तिमान घरेलू स्टॉक बढ़ा, गेहूं के मौसम आधारित किस्मों के विकास पर जोर और खाद्यान्नों के निर्यात में बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। भारतीय कपास उत्पादकों की मेहनत रंग लाई है। देश में जहां कपास उत्पादक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, वहीं इस वर्ष कपास के रिकॉर्ड उत्पादन में भी आशा व्यक्त की जा रही है। पेश है अनुमान आधारित ये रिपोर्ट। खेत में कपास के सफेद फाहे अपनी महत्ता जता चुके हैं। लगातार बढ़ते उत्पादन में न केवल भारतीय बाजार बल्कि निर्यात की प्रबल संभावनाओं को भी उजागर किया है। सर्वेक्षण आधारित अनुमान के अनुसार इस वर्ष कपास के उत्पादन क्षेत्र में अन्य वर्षों की तुलना में 10% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में कपास का उत्पादन बढ़कर 4.30 करोड़ गांठ का आंकड़ा पार कर जाएगा। हालांकि इससे दामों में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है, मगर इससे निपटने के लिए कपास के अधिक निर्यात की रणनीति तैयार की जा रही है। बदलती जलवायु को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक सजग हो रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से किसानों की सहायता के लिए मौसम के अनुकूल गेहूं की किस्में तैयार की जाने की अपील की गई है। प्रस्तुत है इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। कभी सूरज की तपिश देती किरणें, कभी भारी बारिश से तबाही, तो कभी ठिठुरन देती ठंड। कुल मिलाकर कृषि उत्पादन पर चोट की स्थिति पैदा हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि वैज्ञानिकों को चेताया गया है और गेहूं की ऐसी किस्में विकसित करने को कहा गया है जो मौसम के बदलाव से टक्कर लें और किसानों को मदद करें। ज्ञात हो कि कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा इसी संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे और संस्थान स्थापित किए जाने की भी घोषणा की है। भारत उन देशों में है जहां कृषि आड़े वक्त में भी देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं देती है। वर्ष दर वर्ष खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन हो रहा है। घरेलू खपत के बाद शेष बचे खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लहलहाती फसलें और इन्हीं की बदौलत मिलता भरपूर उत्पादन किसान की मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों की शोध का परिणाम है। इस तरह से घरेलू खपत के बाद बचे खाद्यान्न को निर्यात के लिए तैयार किया जाता है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्न निर्यात में इस वर्ष 81.93% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज्ञात हो कि गत वर्ष ये निर्यात 1,21,20,000 टन था, जो अब 90% बढ़ोतरी छू रहा है। इस संदर्भ में आकलन जारी है। मौसम का बदलाव किसानों के लिए मददगार है। देश के किस क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है, आइए जाना जाए। अगले 24 घंटों में गुजरात, सौराष्ट्र तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण तथा गोवा में बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों में इन दिनों फलों चावल में अचानक उछाल आया है। इसके पीछे निर्यातकों की लिवाली माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर त्योहारी मांग के कारण गुड़ और चीनी में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसी श्रृंखला में तिलहन का बाजार भी जोर पकड़ रहा है। सोयाबीन और सरसों के तेल की मांग बढ़ रही है, मगर आवक उतनी नहीं हो पा रही है। इस कारण दोनों में उछाल का रुख बराबर बना हुआ है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें एक लंबे समय से किसान भाइयों के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां भी हैं जो लगातार किसान भाई बहनों को लाभान्वित करने के लिए कार्यरत हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी जिले की सहकारी समितियां किसानों के उत्थान के लिए लाभान्वित हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये कार्यक्रम। एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। बचपन में हमने सुना था, अनुसरण भी किया था, मगर उसका महत्व आज जाना। ऐसे ही अनुभव आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे। वास्तव में सेब अत्यंत गुणकारी फल है और हर उम्र में इसका सेवन करके स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है। इसी गुणकारी फल सेब को गुणवत्तापूर्ण तरीके से आप तक पहुंचाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। कैसे? आइए जानते हैं। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की निचली हरी भरी पहाड़ियों पर सेब सदियों से पैदा होता आया है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। फर्क बस इतना है कि पहले सेब का उत्पादन ईश्वरी अनुकंपा मानकर होता रहा, फिर हालात बदले तो गुड़ाई निराई, खाद पानी, कीटनाशक दवाओं का उपयोग होना शुरू हो गया। मगर न तो उत्पादन बढ़ा और न बाजार में उपभोक्ताओं को ताजा सेब मिले। परिणाम स्वरूप आर्थिक तंगी के कारण उत्तराखंड राज्य के सेब उत्पादित क्षेत्र से युवाओं का पलायन शुरू हो गया। ये सेब बागवानी के लिए शुभ संकेत नहीं था। परंपरागत खेती में क्रमिक सुधार की ओर हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उत्साहवर्धक कदम उठाए और उनसे आम किसानों को फायदा भी हुआ। बागवानी के क्षेत्र में सफल प्रयास हुए, मगर क्षेत्रानुसार बागवानों की जो समस्याएं थीं, उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में श्री जगदम्बा समिति ने सेब उत्पादकों की जमीनी हकीकत को समझा और उनके समुचित विकास के लिए रूपरेखा तैयार करके समूचे सेब उत्पादन क्षेत्र में लागू किया। ये जो हमारा प्रयास है सेब उत्पादक किसानों के साथ, ये किसान और तकनीकी देने वाली कंपनी की संयुक्त साझेदारी है। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, संयुक्त उद्यम है, जिसमें हम सेब के लिए एक पूरा कोल्ड चेन, एक शीत श्रृंखला बनाना चाहते थे। 2007 में फ्रेश फूड टेक्नोलॉजी नाम की जो हमारी साझेदार कंपनी है उन्होंने और हमारी संस्था श्री जगदम्बा समिति ने एक सर्वेक्षण किया था सेब के नियंत्रित वातावरण का स्टोर बनाने के लिए, जिसके लिए हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भिन्न भिन्न सेब उत्पादक इलाकों में गए और हमने देखा कि किसान जो सेब उत्पादन कर रहा है
उसका वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक एकदम से तुड़ान कर देते हैं और उनके पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से तीनों राज्यों का जितना भी हमारे देश का सेब है वो एक साथ मंडियों में पहुंचता है और 2006-07 में उसके भाव लगभग जो 20 से 15 रुपए किलो किसानों को मिल रहे थे, वो एक दुखदपूर्ण स्थिति थी। हमें लगा कि किसान पूरे साल अपने बगीचे में मेहनत करता है, उस पर एक किलो पे करीब 20-25 रुपये का व्यय करता है, खाद के रूप में, छिड़काव के रूप में, लेबर रखने के रूप में, पेटी लाने तक के रूप में, और फिर उसको 15 रुपये उसका मिलता है। तो एक किलो पे हर साल किसान अपना 10 रुपये का जो नुकसान उठा रहा है। हमने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए। और दूसरी तरफ जब हम बाज़ार का सर्वेक्षण करने गए तो देखा कि जो ऑफ सीजन होता है मार्च से लेके और जुलाई तक, उसमें हमारे उपभोक्ताओं को पूरे देश में 150 रुपये से 200 रुपये तक किलो का सेब मिल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर था। किसान को 15 रुपये मिल रहे हैं और उपभोक्ता उसको 150 से 200 में ख़रीद रहा है। तो बीच का जो भी अंतर है वो या तो उचित रखरखाव न होने के कारण नष्ट हो रहा था और या फिर हम अपने उत्पादन को न बचा के आयात उसका कर रहे थे और इस पे बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो रही थी। तो हमने ये प्रयास किया कि ये किसानों को पहले संगठित किया जाए, उनके अपने संगठन बनाएं, फिर ऐसी तकनीकी देखी जाए जिसमें किसान अपने सेब को लंबे समय तक रख सके और धीरे धीरे बेचे, एकदम तोड़ के बाज़ार न भेज दे, बल्कि जितने मात्रा में आवश्यकता है बाज़ार में उतने ही बाज़ार को जाए, तो उनके दाम एकदम से घटेंगे नहीं। सेब उत्पादकों की एक बहुत बड़ी संख्या उत्तराखंड में है, जिसमें छोटे बड़े सभी सेब उत्पादक शामिल हैं। इन असंगठित उत्पादकों को संगठित करके सबसे पहले इन्हें सेब उत्पादन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देना आवश्यक था। उत्पादकों की समितियां बनाकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया ताकि सेब की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। अभावग्रस्त सेब उत्पादकों के पास धन की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की सुविधा भी मुहैया करवाई गई। आधुनिक तकनीकी और बागवानों को अधिक लाभ के प्रयोजन से श्री जगदम्बा समिति ने अनेक आवश्यक कदम उठाए। बागवानी के नए तौर तरीके सिखाए और फल कब तोड़ें जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को न केवल समझाया गया, सिखाया गया, बल्कि उसका उचित प्रशिक्षण भी दिया गया। उपभोक्ताओं तक ताजा और पौष्टिक सेब पहुंचे, इसके बदले में सेब उत्पादकों को समुचित लाभ भी मिले, इस ओर विशेष ध्यान दिया गया और दिया जा रहा है। साल भर आम ग्राहकों तक बढ़िया सेब पहुंचे, यही उद्देश्य है। सेब तोड़ने के उपरांत उत्पादक उन्हें एक जगह एकत्र करते हैं और फिर उन्हें पेटियों में या प्लास्टिक की टोकरियों में रखकर समीपवर्ती सेंटर तक पहुंचाते हैं। सेब उत्पादन क्षेत्र में अनेक सेब खरीद सेंटर खोले गए हैं। यहां बागवान अपने उत्पाद को लाकर उसको तुलवाते हैं और यहां मौजूद व्यक्ति बागवान का नाम और सेब की पेटियों का वजन अपने खाते में दर्ज करते हैं। उत्पादक की सुविधानुसार भुगतान उसी दिन या तीसरे दिन कर दिया जाता है। सेंटर में लाए गए सेब को सेंटर में ही मौजूद एसी यानी वातानुकूलित चेंबर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। वातानुकूलित चेंबर जब सेब से भर जाता है या फिर बाजार में जब मांग बढ़ जाती है, तब इन चेंबरों से सेब निकालकर एसी वैन में सेब की पेटियों को लादकर शीतगृह यानी कोल्ड स्टोर में भेज दिया जाता है। जहां सेब खरीद केंद्र नहीं है, वहां एसी वैन सीधे सेब उत्पादकों के बाग के समीप पहुंचती है और सीधे बागवानों से सेब लेकर उन्हें कोल्ड स्टोर तक लाया जाता है।
उत्तरकाशी जनपद के राजगढ़ी नौगांव स्थित ये कोल्ड स्टोर अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है। श्री जगदम्बा समिति ने नेदरलैंड की फ्रेश फूड टेक्नोलॉजी नामक कंपनी के सहयोग से इस कोल्ड स्टोर को स्थापित किया है और हिंदुस्तान में यह अपने किस्म का पहला कोल्ड स्टोर है। निश्चित ही ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। This whole project was first conceived in 2006. इस परियोजना की परिकल्पना हमने 2006 में की थी। हमारी कंपनी सेब के स्टोरेज के लिए उपकरण उपलब्ध कराती है। हम भारत में करीब 15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। हमने 2006 में गरीब किसानों के लिए बेहतर आय के साधन क्या हो सकते हैं इस पर चर्चा की, जिससे किसान ऑफ सीजन में भी सेब बेच सकें और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। लेकिन हमारी सोच थी कि ये परियोजना किसी गैर सरकारी संगठन आदि की तरह ना हो, जो हमेशा सहायता राशि के लिए किसी पर निर्भर रहे। हमने तय किया कि ये परियोजना बिजनेस की तरह कार्य करेगी, जिसमें किसान बराबर के हिस्सेदार होंगे। पहले तो किसानों में कुछ झिझक थी, क्योंकि इस तरह की बातें मानकर वे बिचौलियों के हाथों लुट चुके थे। लेकिन बाद में किसानों को जब हमारी बात समझ आई तो वे पूरे जोश के साथ जुड़े और 2007 में पहला कलेक्शन सेंटर खुला। हमारी टेक्नोलॉजी सेब भंडारण के लिए बेहद उपयुक्त है। सामान्य टेक्नोलॉजी से जहां किसान 6 या 7 महीने तक सेब सुरक्षित रख पाते थे, अब 10 से 11 महीने तक सेब सुरक्षित रख पाना संभव हुआ है। शीत श्रृंखला के निर्माण में नेदरलैंड की कंपनी फ्रेश फूड टेक्नोलॉजी और SHGW के सहयोग से निर्मित इस कोल्ड स्टोर के निर्माण के बाद 8 कृषक ट्रस्ट बनाए गए, जिससे लगभग 5400 सेब उत्पादक जुड़े हुए हैं। सभी केंद्रों पर एक ग्रेडिंग मशीन, एक प्री कूलिंग कंटेनर और 2500 क्रेट उपलब्ध हैं। खरीद सेंटर या सीधे बागानों से AC वैन में आए सेब इस कोल्ड स्टोर में अनलोड किए जाते हैं। डंपिंग मशीन द्वारा सेब की पेटियों को धुलाई के लिए मशीन में डाला जाता है। जहां पानी में सेब की धुलाई और ब्रश से सफाई की जाती है। इसके बाद कंप्यूटरीकृत ब्रश से सेब साफ किए जाते हैं। सेब की धुलाई और सफाई के बाद मशीन द्वारा ही ग्रेडिंग की जाती है। सामान्यतः A, B, C 3 ग्रेडों में सेब छांटे जाते हैं। A ग्रेड के सेब बिन किलर में एकत्र होते हैं और उन्हें अलग डब्बों में रखा जाता है। इसके उपरांत इन डब्बों को कोल्ड स्टोर के मुख्य चेंबर में गाड़ी द्वारा लाया जाता है और बहुत ही करीने से इन्हें AC चेंबर में एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। बाजार मांग के अनुरूप कोल्ड स्टोर में संग्रहित सेब पुनः उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिस प्रक्रिया से वो कोल्ड स्टोर में आने के बाद गुजरते हैं। ग्रेडिंग के बाद उन्हें करीने से डिब्बों में पैक किया जाता है और फिर डिब्बों का वजन लिया जाता है। अब पौष्टिक, ताजा और A ग्रेड वाला सेब उपभोक्ताओं के पास जाने के लिए तैयार है। बाजार भाव तय करने के लिए निदेशकों की बैठक समय समय पर होती रहती है और इसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। सेब की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बाजार में जाने वाली सेब की पेटियों को AC वैन में लादकर मांग के अनुसार विभिन्न शहरों में भेज दिया जाता है। समिति का व्यापार लाभांश के नियम पर संचालित होता है, यानी समिति सेब का व्यापार करके जो लाभ कमाती है उसमें से प्रीमियम और लाभांश किसानों को प्रदान किया जाता है। आज ये चेक मिला है हमें और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने ये सेब ये पहली बार हम इस कंपनी से जुड़े हैं और मैंने इनको
20 क्विंटल के आसपास सेब दिया था और लगभग 5 लाख के आसपास मेरी जो रकम थी वो मिली थी और आज मुझे ये चेक मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये जो हमने प्रीमियम वितरण किया है आज यहाँ पे, ये सारे के सारे किसान हमारे और हमारे जो साझेदार हैं नीदरलैंड के FFT, उनके द्वारा बनाई गई किसानों की कंपनियों के सदस्य हैं। वो उन कंपनियों में शेयर होल्डर हैं। हमारे जो पूरे परियोजना का मॉडल है वो ये है कि हम किसानों से इन कंपनियों के माध्यम से बाज़ार की दर पे सीज़न में जब उनकी फसल आती है वो क्रय कर लेते हैं बाज़ार पे, फिर उसमें उनको स्टोर करके या प्रोसेस करके जो भी उसका मूल्य बढ़ा उसको बाज़ार में उचित दर पे बेचते हैं और उसमें से उन कंपनियों को चलाने के खर्चे निकाल के जो बच जाता है लाभ के रूप में, उसका आधा हिस्सा हम किसानों को नगद प्रीमियम उसको बोलते हैं वो देते हैं। वो उनके ही उत्पादन का नया मूल्य है। श्री जगदम्बा समिति ने महिलाओं को भी अपनी योजना में सम्मिलित किया है। ग्रेडिंग के उपरांत C ग्रेड वाले सेब फल प्रसंस्करण के लिए भेज दिए जाते हैं, जहां जैम, जेली आदि का उत्पादन होता है। इसके लिए महिलाओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद वो जैम, जेली आदि का उत्पादन शुरू करती हैं। मेरा नाम दर्शनी रावत है। मुझे बहुत खुशी हुई, महिला यहाँ अच्छा काम करती हैं, कुछ सीख के जाती हैं, जैम, चटनी, अचार, बनाना, जूस। हम सेब की गुणवत्ता कैसे सही रखी जाए, कैसे ग्रेडिंग की जा रही है और जहाँ पे महिलाओं के लिए जूस की फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं जिसमें गांव की महिलाएं अच्छा काम करें, जहाँ पर समय समय पर महिलाओं के लिए ट्रेनिंग भी होती है और जिसमें अचार, मुरब्बा, जैम में चटनी, पहाड़ों के अलावा और भी राज्य की महिलाएं के लिए जगदम्बा समिति अच्छा काम करें। यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं को हम समय समय पर जूस निकालने का, चटनी, अचार बनाने का प्रशिक्षण देते हैं और उसका उत्पादन भी यहाँ पर करते हैं इस उद्देश्य से कि महिलाएं स्वावलंबी बने और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के रोजगार कर सकें। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताएं अपने कल के कार्यक्रम के बारे में। कल शुक्रवार है। कल के दिन हम आपको आपके पत्रों के उत्तर देते हैं, तो आपकी राय हमारा मार्गदर्शन करती है। आप अपने पत्रों के उत्तर जानिए कल के कार्यक्रम में। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।